हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम आदित्य तिवारी है और आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कंटिन्यू करेंगे। क्लास 12 के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कंटिन्यू करेंगे। इस क्लास में बच्चों हम लोग क्लास 12 के हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स को पढ़ रहे थे। इससे पहले मैंने 4 वीडियो इस लेक्चर के, इस चैप्टर के अपलोड ऑलरेडी कर रखा है। आप मेरे चैनल पर जाइए, वो सारे के सारे वीडियो को देखिए। उसके अलावा आज का जो चैप्टर होगा, आज का जो लेक्चर होगा, वो लेक्चर नंबर 5 है। इस लेक्चर के अंदर में क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्या क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्या क्या आपको मिलेगा, क्या क्या खास होगा, क्या क्या स्पेशल होगा, तो चलिए हम लोग देखते हैं लेट ना करते हुए। और आप मेरे वीडियो के अंत तक बने रहें अगर इस टॉपिक को आपको समझना है तो, ठीक है। अच्छा, एक चीज और है कि पिछले टॉपिक में, पिछले जितने भी लेक्चर हैं, यानी पिछला लेक्चर नंबर 4, तो लेक्चर नंबर 4 के अंदर में बच्चों हमने क्या देखा था? लेक्चर नंबर 4 के अंदर में हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था। फिजिकल प्रॉपर्टी। इस लेक्चर के अंदर में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे, यानी केमिकल रिएक्शन देखेंगे। व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो अल्केन। हेलो अल्केन का केमिकल रिएक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इस केमिकल रिएक्शन में जो सबसे पहला रिएक्शन होगा वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देन आपका होगा एलिमिनेशन रिएक्शन एंड लास्ट होगा आपका रिएक्शन विथ मेटल। इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। यानी अगर ये तीनों टॉपिक हम लोग डिटेल में पढ़ लेंगे तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। लेकिन इतना छोटा नहीं है, इसको आपको बहुत डिटेल में पढ़ने पड़ेंगे बच्चों। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है? तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को समझते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। यहां पर मैं लिखता हूं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है? सबसे पहला न्यूक्लियोफिलिक को हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहां पे मैंने लिखा न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक सबसे पहले अगर मैं जहां पे NO नेगेटिव लिखूंगा, आप समझ जाना कि ये न्यूक्लियोफिलिक है, ये न्यूक्लियोफिलिक कंपाउंड है। न्यूक्लियोफिलिक क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक के बारे में अगर मैं थोड़ा सा बात करूं बच्चों, तो ये जो होता है ये इलेक्ट्रॉन रिच होता है। ये इलेक्ट्रॉन रिच होता है, इसमें बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपने पढ़ा था ना इलेक्ट्रोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक में बेचारा इलेक्ट्रॉन की कमी होता है, वो इलेक्ट्रॉन लवर होता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा बात अगर मैं कहूं इसके बारे में, ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स होते हैं लाइक हैलोजन। हैलोजन में क्या आ जाएगा? क्लोरीन आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज होता है, ऊपर नेगेटिव आयंस होते हैं। आपका ब्रोमीन आ जाता है, आपका आयोडीन में जितने भी हाइड्रोजन है एक्सेट्रा। OH नेगेटिव, अभी बहुत सारे मैं एग्जांपल लूंगा, आप टेंशन ना लेना, ठीक है। अगर देखा जाए बच्चों तो ये जो होता है ये इलेक्ट्रॉन रिच, ये इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड होता है या ग्रुप होता है जो आपका न्यूक्लियोफिलिक होता है। और सबसे पहला चीज है ये अटैक किसको करता है? अटैक इलेक्ट्रोफिलिक ग्रुप। ये इलेक्ट्रोफिलिक ग्रुप को अटैक करता है। इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब क्या होता है? जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वो इलेक्ट्रोफिलिक है। यानी ये देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे Cl नेगेटिव है, यहाँ पे Na प्लस है, तो Na प्लस क्या हो गया? ये इलेक्ट्रोफिलिक हो गया, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ऑब्वियस सी बात है ये इसको अटैक करेगा कि नहीं करेगा? एक दूसरे को ये लोग अटैक करेगा। यानी देखिए ध्यान से बच्चों, जो इलेक्ट्रोफिलिक होता है वो इलेक्ट्रॉन लवर होता है। वो किसके पास जाएगा? जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। और न्यूक्लियोफिलिक जो होता है, ध्यान दीजिएगा, जो न्यूक्लियोफिलिक होता है वो क्या होता है? वो पॉजिटिव लवर होता है, जो पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूक्लियो का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर में आप जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये न्यूक्लियस लवर होता है, यानी पॉजिटिव चार्ज लवर होता है। यानी कि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये किसको अटैक करता है? इलेक्ट्रोफिलिक ग्रुप को अटैक करता है, जो आपका न्यूक्लियोफिलिक होता है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं NU- से। तो ये तो हम लोग बेसिकली समझ गए
कि जो आपका न्यूक्लियोफिलिक होता है उसको NU नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? Cl माइनस हो सकता है, Br माइनस हो सकता है, यानी जितने भी हैलोजन है। OH नेगेटिव हो सकता है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, मैं इसको लूंगा, ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा सा समझिए, बस इसके डेफिनेशन को समझिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब यहां पर देखिए क्या है, अगर मान लीजिए यहां पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, यहां पे कोई एक हैलोजन है, X मतलब हैलोजन, X मतलब क्या हो गया? X मतलब या तो फ्लोरीन, या तो फ्लोरीन, या तो क्लोरीन, या तो ब्रोमीन, या तो आयोडीन। इसको मैंने बार बार बोला है कि X क्या है, या तो फ्लोरीन है, या तो क्लोरीन है, या तो ब्रोमीन है, या तो आयोडीन है। यहां पे कोई X है, यहां पर मैंने एक न्यूक्लियोफिलिक दे दिया, एक न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप दे दिया, तो ये क्या करेगा बच्चों? ये इसको रिप्लेस करेगा, और रिप्लेस करके क्या हो जाएगा, यानी कि एक न्यूक्लियोफिलिक दूसरे न्यूक्लियोफिलिक को रिप्लेस करेगा, और आपको क्या हो जाएगा कि यहां पर एक नया कंडीशन बनेगा CHHH, ठीक है। यहां पर आपका आ जाएगा NU, यहां पर आपका आ जाएगा NU नेगेटिव, NU आ जाएगा, नेगेटिव क्यों रहेगा? नहीं तो अब मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो गया ना, अगर ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही हटेगा इसके ऊपर कार्बन कैटायन यानी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा, यानी NU हो जाएगा, और X जो होगा, देखिए जो आपका X होगा वो हैलाइड आयन के फॉर्म में सेपरेट हो जाएगा, डिपार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ना, यहां पर आपको एक न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप ने एक न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप को रिप्लेस करके एक कंपाउंड बनाया। देखिए ना, अगर मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, लाइक एग्जांपल ऐसा लेता हूं, ठीक है। यहां पर देखिए C है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, यहां पर मान लीजिए Cl है, प्लस हमने OH नेगेटिव ले लिया, ठीक है। अब एक प्रोडक्ट तैयार करना है, तो ये वाला जो होगा यहां पर जाएगा, बनाएगा CHHH, और यहां पर आ जाएगा OH, और Cl जो होगा वो बाहर निकल जाएगा। Cl को हम लोग क्या कहेंगे? Cl को हम लोग लीविंग ग्रुप कहेंगे, जो बाहर निकल रहा है, जो न्यूक्लियोफिलिक बाहर हो जा रहा है, डिपार्ट हो जा रहा है कंपाउंड से, उसको हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? इसको हम लोग कहेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग कहेंगे लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप, ठीक है। इसको लोग लिविंग ग्रुप कहेंगे, और ये किस फॉर्म में बच्चों सेपरेट हो रहा है? हैलाइड के फॉर्म में, यानी अगर क्लोरीन है तो क्लोराइड के फॉर्म में सेपरेट हो रहा है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, जैसे आप देख सकते हो यहां पे कि a substitution reaction take place in halogen atom called living group। halogen atom क्या होता है? living group होता है। depart as a halide, जब वो अलग होता है, डिपार्ट होता है, यानी कि उसके पार्ट से अलग हो जाता है, तो हैलाइड आयंस के फॉर्म में। Since the substitution reaction initiated by a nucleophile, it is called substitution reaction। क्योंकि देखिए ये जो रिएक्शन इनिशिएट करता है एक न्यूक्लियोफाइल करता है, इसीलिए इसको हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं। यानी जब वो सेपरेट होता है तो उसके ऊपर अटैक कौन करता है? एक न्यूक्लियोफिलिक कंपाउंड जो होता है वो अट्रैक्ट करता है, वो अटैक करता है, ठीक है। इसको सब्स्टिट्यूट करके करता है, इसीलिए इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं। जैसे आप देखिए यहां पर, अगर मान लीजिए यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, यानी कि डेफिनेशन जो है उसको मैं समझा रहा हूं। यहां पर मान लीजिए Cl है, सेम मैंने बताया था पिछले वाले लेक्चर में थोड़ी देर पहले, OH नेगेटिव है, ये यहां पर इसको अटैक करेगा, ये न्यूक्लियोफिलिक है, ये न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप है, ये इसको यहां पे अटैक करेगा, अटैक करके क्लोरीन को हटाएगा और वहां पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, ठीक है, वहां पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। और आपको क्या मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन भी, यहाँ पे OH आ जाएगा, और जो आपका Cl होगा वो हैलाइड आयंस के फॉर्म में सेपरेट हो जाएगा। और हैलाइड आयंस जो होगा वो कौन सा ग्रुप हो जाएगा? लिविंग ग्रुप हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो बच्चों आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा, और भी मैं बहुत ज्यादा एग्जांपल्स लेता हूं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। देखिए यहां पर बच्चों कुछ कंपाउंड है, अगर मान लीजिए हम NaOH को सेपरेट करते हैं या KOH को सेपरेट करते हैं, ध्यान दीजिएगा, NaOH को सेपरेट करते हैं या KOH को सेपरेट करते हैं, सेपरेट करेंगे तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बस मेरी बातों पर। अगर NaOH को सेपरेट करते हैं बच्चों, सुनिएगा ध्यान से, अब यहां पर ध्यान दीजिए, NaOH को सेपरेट करते हैं, आप खुद सोचिए कि Na है और OH है, इसको सेपरेट करते हैं तो Na प्लस में और OH माइनस में। देखिए ये जो टेबल दिया है 10.4 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ अल्काइल हैलाइड,
मतलब आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये आपका टेबल जो है एनसीईआरटी में है, उसको मैं समझा रहा हूं। मान लीजिए NaOH एक कंपाउंड, एक रिएजेंट है, इसको मैंने क्या किया, इसको ब्रेक किया, तो Na प्लस में और OH माइनस में आ गया। तो इसमें से न्यूक्लियोफिलिक कौन है? OH न्यूक्लियोफिलिक है। OH इसलिए न्यूक्लियोफिलिक है क्योंकि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो हम OH नेगेटिव यहां पर लिख देते हैं, OH नेगेटिव, OH नेगेटिव। और यहां पे कहता है कि अगर आप किसी अल्काइल ग्रुप में न्यूक्लियोफिलिक, ये वाला न्यूक्लियोफिलिक अटैच करोगे तो क्या मिलेगा? तो R है, R यहां पे है, कोई अल्काइल ग्रुप का मतलब क्या था? R। अगर R में ये OH मिला दोगे तो क्या आपको मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा एल्कोहल। क्या मिल जाएगा बच्चों? एल्कोहल। मान लीजिए इस R में हम OH को मिला देंगे तो क्या मिल जाएगा? एल्कोहल मिल जाएगा, ROH। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। अच्छा सोचिए, यहां पर Na है और OR है। दूसरा क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन था, ये पहला क्वेश्चन था। Na और OH को मैंने सेपरेट किया, सेपरेट करके हमको न्यूक्लियोफिलिक पे फोकस करना। तो न्यूक्लियोफिलिक इसमें कौन है? OH नेगेटिव है। अगर हम एक अल्काइल ग्रुप के साथ इसको रिएक्ट करते हैं तो ROH बनेगा, और ROH क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? ROH इज अल्कोहल। नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल में आपका दिया है बच्चों NaOR, इसको सेपरेट करो तो OR पे नेगेटिव चार्ज आएगा और Na पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि Na जो है मेटल है, ये नॉन मेटल है, ये सेपरेट हो जाएगा। अब सोचिए OR नेगेटिव, अब सोचिए ये किसी अल्काइल ग्रुप से अटैच होगा तो क्या बनाएगा? ROR बनाएगा। और ROR क्या होता है बच्चों? ROR जो होता है ईथर होता है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? ईथर होता है। एग्जाम्पल देखिए, ये एग्जाम्पल मैंने 3 बता दिया। देखिए यहां पर क्या टूटेगा? OR में ये टूटेगा, नेगेटिव OR में टूटेगा, R के साथ रिएक्ट करेगा, ROR बनाएगा, जिसको हम लोग ईथर कहते हैं। अच्छा, सेकेंड वाला क्वेश्चन मैंने, अभी सेकेंड वाला क्वेश्चन हमसे छूट गया। जैसे यहां पर H2O है, सोचो सोचो बच्चों, ध्यान दो, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। H2O है, H प्लस और OH माइनस में ये ब्रेक होगा। इसमें न्यूक्लियोफिलिक कौन है? माइनस वाला है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, ये माइनस वाला है OH नेगेटिव। तो अगर देखा जाए इसका न्यूक्लियोफिलिक OH नेगेटिव होगा, OH नेगेटिव। अगर ये किसी अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच होगा, यानी R के साथ अटैच होगा, तो क्या देगा? ROH होगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? ROH। यानी किसी भी अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच होगा तो क्या बन जाएगा? ये ROH, यानी अल्कोहल मिलेगा। अगला देखिए बच्चों, अगला जो है आपका NaI है। ध्यान दीजिएगा, NaI है। मैंने थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूं, मैंने ये बता दिया, ये बता दिया, ये बता दिया। अब देखिए NaI है, ध्यान देना, NaI सेपरेट करो, एक पॉजिटिव हो जाएगा, एक नेगेटिव हो जाएगा। जितने भी हाइड्रोजन होते हैं वो क्या होते हैं? वो न्यूक्लियोफिलिक होते हैं। तो I नेगेटिव हो जाएगा और इसका आप रिएक्शन किसी अल्काइल ग्रुप के साथ कर दो। सबसे पहला चीज है कि I माइनस जो है, I माइनस एक न्यूक्लियोफिलिक है। अगर इसका रिएक्शन किसी अल्काइल ग्रुप के साथ करेंगे तो RI बनेगा, और RI क्या होता है बच्चों? अल्काइल आयोडाइड होता है। क्या होता है? अल्काइल आयोडाइड होता है। अब अगला हो गया आपका, मान लीजिए ये भी कंप्लीट, NH3 है। ध्यान दो, NH3। अब NH3 को आप जब सेपरेट करोगे तो ये टूटेगा बच्चों NH2 माइनस में और H प्लस में, एक हाइड्रोजन रिलीज होगा H प्लस में। तो ये जो NH2 है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, NH2 जो है इसको अमाइन कहते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, NH2 माइनस में टूटा, NH2 ये माइनस में टूटा। अब किसी ने R के साथ रिएक्शन करेगा NH2। देखिए किसी भी नाइट्रोजन पे अगर एक अल्काइल ग्रुप होता है तो इसको प्राइमरी अमाइन कहते हैं। अगर इससे एक हाइड्रोजन और रिप्लेस करके एक अल्काइल ग्रुप और आ जाता है तो इसको सेकेंडरी कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल RNH2 है। अब इसको भी आप क्या करोगे? जब डिसोसिएट करोगे RNH2 को, देखिएगा ध्यान से मेरी बातों को बच्चों, ध्यान से देखिएगा, अगर ध्यान से देखिएगा तो समझ में आएगा। RNH2, एक H प्लस आयन बाहर हो जाएगा और इसके ऊपर आ जाएगा RNH नेगेटिव। ध्यान दीजिएगा, RNH नेगेटिव और इसके पास आएगा H प्लस। आपके पास क्या यहां पर मिला? RNH मिला। इस RNH का रिएक्शन आप किसके साथ कर दो? RNH के साथ कर दो। नाइट्रोजन के साथ अगर दो अल्काइल ग्रुप आता है बच्चों तो इसको कहते हैं सेकेंडरी अमाइन, यानी 2 डिग्री अमाइन। क्या कह देंगे? 2 डिग्री बच्चों, ध्यान दीजिएगा, इसको क्या कह देंगे? इसको कह देंगे
इसको हम लोग क्या कह देंगे, देखिए यहां पर एक H गया तो यहां पे बचा RNH, इसके ऊपर आ गया नेगेटिव। अब इसको एक अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच करेंगे तो RRNH आ जाएगा, इसको कहेंगे सेकेंडरी एमाइन। अब यहां पर देखिए RRNH है, अब ये कैसे टूटेगा, RRN नेगेटिव में टूट जाएगा, एक हाइड्रोजन बाहर होगा, उस हाइड्रोजन के जगह पे हम क्या लगा दिए RRN और R, ये हो जाएगा टर्शरी अमाइन। क्या हो जाएगा बच्चों, टर्शरी अमाइन। देखिए कितना आसान है, बहुत इजी है, फिर से मैं बता देता हूं। NaOH को आप तोड़ो, फोकस करना है न्यूक्लियोफिलिक पे, न्यूक्लियोफाइल पे, तो इसका न्यूक्लियोफाइल क्या होगा बच्चों, OH नेगेटिव होगा। आप एक अल्काइल ग्रुप के साथ उसको अटैच कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, अल्कोहल मिल जाएगा। ठीक है, आपने क्या किया, H और OH को तोड़ा, पानी के अंदर में जो OH होता है वो एक तरह का न्यूक्लियोफिलिक होता है, अगर उस OH को आप R के साथ रिएक्ट करोगे तो आपको अल्कोहल मिल जाएगा। ठीक है, NaOR है, NaOR को सेपरेट करोगे तो Na प्लस में OR नेगेटिव में टूटेगा, तो Na प्लस और OR नेगेटिव में जब टूटेगा बच्चों तो OR को R से यानी किसी भी अल्काइल ग्रुप के साथ रिएक्ट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा ईथर। ठीक है, NaI है बच्चों, NaI को जब आप सेपरेट करोगे तो Na प्लस में और I नेगेटिव में, तो जो I नेगेटिव है उसको किसी भी अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच करोगे, मिलाओगे, अल्काइल ग्रुप के साथ रिएक्ट कराओगे तो क्या मिल जाएगा आपको बच्चों, अल्काइल आयोडाइड। अगर NH3 है तो NH3 जब टूटेगा तो NH2 माइनस में, NH2 माइनस और H प्लस में टूटता है, तो उस NH2 को आप एक अल्काइल ग्रुप के साथ लगाओगे तो आपको प्राइमरी अल्काइल मिलेगा। वापस से क्या ले लो, वापस से RNH2 ले लो, RNH2 लोगे तो फिर से ये यहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा तो मिलेगा RNH माइनस। अब इसको एक अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच करोगे तो आपको सेकेंडरी अमाइन मिलेगा। नेक्स्ट आपका हो गया RRNH, अगर आप सेकेंडरी अमाइन लेते हो तो यहां से एक हाइड्रोजन क्या होगा, रिप्लेस करेगा, RRN नेगेटिव आपको मिलेगा, और RRN नेगेटिव को आप किसी अल्काइल ग्रुप के साथ रिएक्ट करोगे तो आपको टर्शरी अमाइन मिलेगा। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहां ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अभी इसके बारे में हम बात करते हैं और इसके बारे में थोड़ी देर में बात करते हैं, पहले इसको ध्यान दीजिएगा। अब सोचिए ना, RCOOAG है, AG मेटल होता है, यानी अगर ये टूटे ये न्यूक्लियोफिलिक की तरह काम करेगा, RCOO नेगेटिव हो जाएगा, RCOO नेगेटिव हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। इसको किसी अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच कर दो, RCOO, जो अल्काइल ग्रुप होता है आप जानते हैं ना, इलेक्ट्रोफिलिक कंपाउंड होता है, यहां पर R आ जाएगा तो इसको हम लोग ईस्टर कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों मेरे, ईस्टर कहेंगे। ठीक है, अच्छा यहां पर देखिएगा लिथियम अल्युमिनियम हाइड्रोजन है, लिथियम भी है, अल्युमिनियम भी है और हाइड्रोजन भी है। तो बच्चों जब लिथियम होगा, अल्युमिनियम होगा, यानी मेटल जब होगा तो हाइड्रोजन जो होगा ये बिहेव करेगा नेगेटिव चार्ज की तरह। ठीक है, तो यहां पर मान लीजिए सपोज दैट यहां पर आपका जो, सुनिएगा ध्यान से, एक हाइड्रोजन जो होगा ये सब तो बाहर निकल जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यहां पे H नेगेटिव निकलेगा, अगर यहां से H नेगेटिव निकलेगा और ये H नेगेटिव, ध्यान दीजिएगा, इससे H नेगेटिव बचेगा, बाकी सब बाहर निकल जाएगा। यानी कि देखिए कैसे सेपरेट होता है, LiAl H3 प्लस और H माइनस में ये डिसोसिएट हो जाएगा, ऐसे डिसोसिएट होगा। ठीक है, तो H माइनस इज और न्यूक्लियोफिलिक कंपाउंड, अब ये किसी R के साथ H जाएगा तो आप जानते हैं कि R के साथ अगर H जाता है तो आपको हाइड्रोकार्बन या अल्केन मिलते हैं, किसी भी आप, जैसे अब किसी भी अल्काइल ग्रुप में एक हाइड्रोजन ऐड कर दो, आपको क्या मिलेगा, हाइड्रोकार्बन मिलेगा चाहे अल्केन मिलेगा। CH3 है, एक हाइड्रोजन मिला दो, एक हाइड्रोजन लगा दो, CH4 बन जाएगा। अगर C2H7 है, एक हाइड्रोजन ऐड कर दो, ये C2H5 है, C2H5 है, इसके अंदर में एक हाइड्रोजन लगा दो, C2H6 हो जाएगा, ये इथेन बन जाएगा। यानी कि आपको हाइड्रोकार्बन या अल्केन मिलता हुआ दिखेगा। यहां पर भी देखिए R M प्लस है, M प्लस क्या है, मेटल है, ऑब्वियस ही बात है, अगर ये प्लस है तो ये माइनस होगा, तो R माइनस आ जाएगा, और R से R को रिएक्ट करेंगे तो बच्चों अल्केन मिलेगा। आप देखिए कोई भी अल्काइल ग्रुप, दो अल्काइल ग्रुप को ले लीजिए, CH3 ये दोनों के दोनों अल्काइल ग्रुप है कि नहीं है, तो दोनों अल्काइल ग्रुप को जब आप मिला दोगे तो आपको अल्केन मिलेगा या हाइड्रोकार्बन मिलेगा। ठीक है बच्चों,
अब हम लोग बात करेंगे बच्चों, ये बहुत ही जो आपका है ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इसको। अब यहां पर देखिए, यहां पर केसीएन है, यहां पर एजीपीएन है। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है बच्चों कि दोनों के दोनों केस में अगर देखा जाए तो यहां से पीएन डिसोसिएट होता है, आपका आरपीएन बनता है, और आरपीएन को हम लोग या तो नाइट्राइल कहते हैं या तो अल्काइल साइनाइड कहते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, ये सारे हो गए हैं। लेकिन यहां पर आप देखोगे बच्चों, यहां पे एनसी का कंडीशन आता है, एनसी यानी कि पीएन डायरेक्ट जाके अल्काइल ग्रुप से अटैच नहीं होगा, यानी यहां पे कंडीशन आरएमसी का आता है, और आरएमसी के अंदर में बच्चों इसको आइसोसाइनाइड या आइसोनाइट्राइल कहते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है? आप यहां पे देख सकते हो KNO2 है, तो KNO2 को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? KNO2 को हम लोग नाइट्राइड कहते हैं। ठीक है ना। यहां पर देखिए क्या होता है, एक्चुअली में यहां पर आपका ऑक्सीजन जो है ना, यहां पर ऑक्सीजन, ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये आपका RON डबल बॉन्ड, ठीक है, इसको अल्काइल नाइट्राइड कहते हैं। और यहां पर देखिएगा AgNO2, यानी यहां पर NO2 है, इधर न्यूक्लियोफिलिक। अब यहां पर क्या करेंगे? RNO2। इसको बहुत ही ज्यादा आपको फोकस तरीके से देखना है, देखिएगा ध्यान से बच्चों, मैं कलर चेंज कर देता हूं, ध्यान दीजिएगा इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चार्ट। देखिए क्या है ये, देखिए एक्चुअली में हो क्या रहा है बच्चों, हम आपको समझा रहे हैं। एक्चुअली में हो क्या रहा है, ध्यान दीजिएगा, एक्चुअली में क्या हो रहा है। यहां पे देखिए, यहां पर एजीपीएन है, ठीक है, और यहां पर आपने लिया है क्या? यहां पर लिया है केसीएन। एक समझ में आएगा तो दोनों समझ में आ जाएगा। एक कंडीशन में बच्चों क्या हो रहा है कि आपका अल्काइल जो है ग्रुप वो सीएन के साथ रिएक्ट कर रहा है, और एक केस में आपका जो अल्काइल ग्रुप है, ठीक है, वो एनसी के साथ अटैक कर रहा है। यानी कि कुछ ऐसे भी न्यूक्लियोफिलिक कंपाउंड होते हैं जो दोनों तरफ से अटैच हो सकते हैं अल्काइल ग्रुप पे, इसलिए इसका नाम चेंज हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है अभी मैं बता रहा हूं। कुछ ऐसे न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप होते हैं जो कि दोनों की तरफ से अटैच होते हैं। यहां पर देखिएगा, यहां पर आपका इस कंडीशन में क्या है कि नाइट्रोजन जो है वो अल्काइल ग्रुप से डायरेक्ट अटैच है। जैसे कि यहां पर देखिए, एक ऐसा भी कंडीशन आता है जिसमें आपका NO, सुनिएगा ध्यान से, NO2 डायरेक्ट अटैच, नाइट्रोजन डायरेक्ट अटैच रहता है किसके साथ? अल्काइल ग्रुप के साथ। और कभी कभी ऐसा भी केस आता है कि ऑक्सीजन जो होता है वो डायरेक्ट अटैच होता है, वो डायरेक्ट अटैच होता है आपका अल्काइल ग्रुप के साथ, इसीलिए इसका नाम चेंज हो गया है। अगर देखिएगा ध्यान से, अगर डायरेक्ट नाइट्रोजन अटैच होगा किसी भी अल्काइल ग्रुप के साथ तो उसको नाइट्रोअल्केन कहते हैं। अगर मान लीजिए ऑक्सीजन अटैच रहेगा तो इसको कहते हैं अल्काइल नाइट्राइड। इसको क्या कहा जाता है? अल्काइल नाइट्राइड। अगर सोचिए कि डायरेक्ट आपका सीएन अटैच है, आरसीएन है, तो इसको या तो हम साइनाइड कहेंगे या तो नाइट्राइड कहेंगे। अगर मान लीजिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, एनसी अटैच है, एनसी अटैच है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? इसको हम लोग कहेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग कहेंगे या तो आइसोसाइनाइड या तो आइसोनाइट्राइड। ऐसा क्यों हो रहा है कि कभी नाइट्रोजन के साथ अल्काइल ग्रुप जा रहा है, और कभी कभी जो है वो आपका अल्काइल ग्रुप जो है वो कार्बन के साथ अटैच है, यानी कभी सीएन के साथ है कभी एनसी के साथ है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो वो डिपेंड करता है बच्चों कि आपका जो सीएन ग्रुप है वो किसके साथ अटैच है, किस तरीके के मेटल के साथ अटैच है, वो डिपेंड करता है मेटल पे। ठीक है, अब देखिए कैसे, ध्यान दीजिएगा बच्चों, एक होता है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफिलिक। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है कि ऐसा कंपाउंड, ऐसा न्यूक्लियोफाइल जो दोनों तरफ से अटैच हो। जैसे यहां पर देखिए सीएन, तो आरसीएन भी बन रहा है, और एग्जांपल अगर हम लेते हैं, और यहां पर आरएमसी भी बन रहा है, तो इस तरीके के कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं? इस तरीके के न्यूक्लियोफाइल को हम लोग क्या कहते हैं? एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। ऐसा क्यों हो रहा है? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, मैं बता रहा हूं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, यहां पर कुछ और एग्जांपल मैं लूं, तो यहां पर एग्जांपल है बच्चों, यहां पर मैंने एग्जांपल दिया था, आप RNO2 को डायरेक्ट अटैच कर दो तो इसको नाइट्रो ग्रुप कहते हैं, नाइट्रो। लेकिन यहां पर कुछ ऐसे कंडीशंस आते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा, अगर ऑक्सीजन अटैच रहेगा, ऑक्सीजन भी अटैच हो सकता है, अगर ऑक्सीजन अटैच रहा डायरेक्ट,
अल्काइल ग्रुप के साथ, तो इसको हम लोग नाइट्राइट कहते हैं। पहला इसका डेफिनेशन समझिए कि एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स क्या होता है। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स का मतलब वैसा न्यूक्लियोफाइल जो दोनों तरफ से अटैच होता है, यानी यहां पे जो आपका कार्बन और नाइट्रोजन है, ठीक है, देखिएगा ध्यान से, यहां पे जो आपका कार्बन और नाइट्रोजन है, कार्बन भी अल्काइल ग्रुप के साथ जा सकता है और नाइट्रोजन भी, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो चलिए लोग आगे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखिएगा, एन एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल इज अ न्यूक्लियोफाइल दैट कैन अटैक एन इलेक्ट्रोफाइल। जाहिर सी बात है, जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल को क्या करते हैं? अटैक करते हैं थ्रू द टू और मोर डिफरेंट एटम, यानी टू और मोर, यानी कार्बन से भी अटैक कर रहा है, जैसे नाइट्रोजन के साथ, मतलब अलग अलग के साथ अटैक हो रहा है अल्काइल ग्रुप। और ऐसा क्यों होता है मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। देखिए एक क्वेश्चन है, हेलो अल्केन रिएक्ट विथ KCl टू फॉर्म अल्काइल साइनाइड एज अ मेन प्रोडक्ट, वाइल एक एग्जाम में 3 नंबर का क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों पूछ चुका है, ठीक है। वाइल AgCl फॉर्म आइसोसाइनाइड और चीफ प्रोडक्ट एक्सप्लेन, मतलब अगर देखा जाए AgCl के साथ अगर रिएक्ट होता है, ध्यान दीजिएगा, अगर AgCl है तो AgCl के साथ और आपका KCl है, तो KCl के साथ क्या होता है? AgCl के साथ RMC बनता है और KCl के साथ बनता है RCN। ऐसा क्यों होता है भाई? ऐसा क्यों होता है, यही पूछ रहा है क्वेश्चन। हेलो अल्केन रिएक्ट विथ KCl टू फॉर्म अल्काइल साइनाइड, यानी आपका RCN बनता है लेकिन मेन प्रोडक्ट के रूप में, लेकिन AgCl के साथ रिएक्ट होता है तो वो आइसोसाइनाइड बना रहा है एज अ चीफ प्रोडक्ट, एज अ मेन प्रोडक्ट। ऐसा क्यों हो रहा है? इसका कारण क्या है? वाई? तो मैंने बताया ना कि इसका सबसे बड़ा कारण है कि वो डिपेंड करता है कि किस मेटल के साथ वो अटैच है, जो आपका CN ग्रुप है। अब देखिए यहां पे, देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझिएगा, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत आराम से समझाने का कोशिश कर रहा हूं। देखिए बच्चों जो KCl है, बच्चों जो KCl है, सॉरी बच्चों जो KCl है और बच्चों जो आपका AgCl है, इसमें होता क्या है कि जब KCl को आप डिसोसिएट करते हो, ये हाईली आयोनाइज होता है। हाईली सबसे पहला रिएक्टिव होता है, और जो हाईली रिएक्टिव होता है और इजीली आयोनाइज हो जाता है। आप जानते हैं ना कि पोटेशियम जो है वो बहुत रिएक्टिव होता है, बहुत जल्दी ये आयोनाइज हो जाएगा। तो अगर ये आयोनाइज होगा तो K+ और Cn नेगेटिव में इजीली आयोनाइज हो जाता है। अब यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन जो है, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट करने के लिए तैयार है, लेकिन अगर R के साथ हो जाएगा तो कार्बन का जो बॉन्ड, कार्बन का बॉन्ड होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, इसीलिए RCN बनता है, ठीक है। इसीलिए क्या बनता है मेरे प्यारे बच्चों? RCN बनता है। लेकिन यहां पर देखिए AgCl जो होता है, AgCl जो होता है वो बहुत ही लिस्ट रिएक्टिव होता है, लिस्ट रिएक्टिव, यानी ये आयन के फॉर्म में जल्दी टूटता ही नहीं है। समझ लीजिए कि ये आयोनिक नेचर है तो ये एकदम कोवैलेंट नेचर का होता है, ये डिसोसिएट होता ही नहीं है। तो अब डिसोसिएट होता नहीं है तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तो AgCl जब इसको न्यूक्लियोफिलिक यहां पे NU नेगेटिव रखा जाता है तो अब क्या होता है कि ये इधर से अटैक करने लगता है, ठीक है, नाइट्रोजन की तरफ से अटैक करने लगता है। और जैसे ही नाइट्रोजन की तरफ, यानी सॉरी अल्काइल ग्रुप होता है, तो अगर यहाँ पे अल्काइल ग्रुप है तो वो नाइट्रोजन की तरफ से अटैक होने लगता है, इसलिए RNC का प्रिपरेशन होता है बच्चों, इसीलिए RNC का प्रिपरेशन होता है। देखिए थोड़ा सा अगर आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, KCl is a more ionic due to the high reactive and a provide cyanide ion in solution। किसी भी सॉल्यूशन में जब आप KCl को डालते हो तो KCl जो होता है वो हाईली आयोनाइज होता है, तुरंत आयोनिक बॉन्ड बना लेता है, K+Cn नेगेटिव, जिसके अंदर में क्या होता है, बोथ कार्बन एंड नाइट्रोजन एटम आर पोजीशन टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी इसके अंदर में कार्बन और नाइट्रोजन दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए तैयार है, लेकिन इसमें जो अटैक करता है अल्काइल ग्रुप वो कार्बन को अटैक करता है, बिकॉज कार्बन का जो बॉन्ड होता है वो बहुत ही ज्यादा स्टेबल होता है, नाइट्रोजन से ज्यादा स्टेबल होता है।
तो कोई भी चीज दुनिया में क्या होना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है। तो इसीलिए अगर कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड ना बनाकर कार्बन कार्बन का बॉन्ड बनाता है। अब यहां पर देखिए, AgCN इज मेनली कोवैलेंट इन नेचर and nitrogen is free to donate electron and forming isocyanide as a main product. AgCN बहुत कोवैलेंट नेचर का होता है, आयोनिक होता ही नहीं है। तो अब क्या होगा, जब हम इसके पास R रखेंगे, इसके पास नेगेटिव चार्ज होता है, ये यहाँ से अटैक करके इसको बुला लेता है, इसको अपनी तरफ खींच लेता है, क्योंकि इसके पास हाईली पॉजिटिव होता है और इसके पास नेगेटिव होता है, तो इसको खींच लेता है, आसानी से ये सेपरेट हो जाता है। अब देख लीजिए RNC बन रहा है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं बच्चों, कुछ मैकेनिज्म होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, कुछ मैकेनिज्म होता है। एक आपका मैकेनिज्म होता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, एक जो आपका मैकेनिज्म होता है वो होता है SN2 मैकेनिज्म। SN2 को हम लोग कहते हैं सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर। इसका मतलब ये हुआ ना बच्चों, ये जो है द रिएक्शन फॉलो एज अ सेकेंड ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स means the rate depend the concentration of both reaction। इसका मतलब होता है बच्चों कि अब यहां पर जैसे C है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, ठीक है, यहां पर कोई हाइड्रोजन है, यहां पर कोई हाइड्रोजन है। अब हमने क्या क्या किया, यहां पर न्यूक्लियोफिलिक दे दिया, एक न्यूक्लियोफिलिक कंपाउंड दे दिया, ठीक है। तो यहां पे जो रिएक्शन होगा बाइमोलिकुलर का मतलब होता है 2, S मतलब सब्स्टिट्यूशन, N फॉर न्यूक्लियोफिलिक और 2 का मतलब होता है बाइमोलिकुलर। यानी यहां पर जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन जो है, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो दोनों रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंडेबल है, इसीलिए इसको सेकेंड ऑर्डर कहते हैं। सेकेंड ऑर्डर का मतलब होता है कि यहां पे दोनों रिएक्टेंट एक साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है, इसलिए इसका नाम दिया गया SN2। यानी कि द रिएक्शन फॉलो द सेकेंड ऑर्डर मीन्स द रेट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्शन। दिस रिएक्शन कॉजेज इन्वर्सन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट। यानी कि यहां पर जो प्रोडक्ट बनता है वो उल्टा बनता है। क्यों बनता है उल्टा, आपको मैं बता रहा हूं। देखिए देखिए, अगर मान लीजिए कि मैंने एक यहां पे हाइड्रोजन लिया, ठीक है, और यहां पर मान लीजिए क्लोरीन है, और मैंने यहां पर OH ले लिया, ठीक है, समझ में आया। अब यहां पर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ये इसको हटाना चाहेगा तो आप पूछिए खुद कि ये भी तो न्यूक्लियोफिलिक है और ये भी न्यूक्लियोफिलिक है, तो जब ये इसके करीब में जाएगा ना बच्चों, ये जब इसके करीब में जाएगा, ठीक है, तो जैसे ही इसके करीब में जाएगा, देखिए, तो दोनों के बीच में रिपल्सन होने लगेगा, क्योंकि दोनों न्यूक्लियोफिलिक है, ये भी न्यूक्लियोफिलिक है, तो एक दूसरे को रिपल करेंगे। ये किसके पास जाना चाहेगा, कार्बन के पास जाना चाहेगा ना, कार्बन ना इलेक्ट्रोफिलिक है, तो ये इसके साथ बहुत ज्यादा रिपल्सन करेगा। रिपल्सन होने के कारण क्या होगा बच्चों, रिपल्सन होने के कारण ये क्या करेगा, पीछे से अटैक करेगा, ये पीछे से अटैक करेगा, ठीक है, और पीछे से अटैक करेगा तो जो आपका प्रोडक्ट बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, कार्बन, ये आपका, ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्लोरीन, यहां से आपका OH, ध्यान दीजिएगा, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, यहां पे ये आता हुआ दिखेगा। एक्चुअली एक इंटरमीडिएट बनाएगा, बहुत ही कम सेकेंड के लिए एक इंटरमीडिएट बनता है, बहुत ही अनस्टेबल होता है, बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है। कहा जाता है ना कि जो SN2 मैकेनिज्म होता है वो एक ही स्टेप में पूरा हो जाता है। तो आप देखिएगा OH जो है वो पीछे के साइड है और Cl है, यानी कि जो Cl जो है वो बाहर निकल रहा है, यानी जो आपका प्रोडक्ट बनेगा ये एक इंटरमीडिएट है। इसको पेंटावैलेंट स्टेज कहते हैं, पेंटावैलेंट स्टेज, ठीक है, और या इसको हम लोग ट्रांजिशनल स्टेज कहते हैं, ट्रांजिशनल स्टेज। ये हाईली जो होता है, हाईली अनस्टेबल, मतलब इसको गिनती ही नहीं करता है। हम कह सकते हैं कि इंटरमीडिएट बनता ही नहीं, इतना कम, मतलब आप सोचिए कि कार्बन पेंटावैलेंट हो सकता है, यानी जैसे ही आएगा तैसे ही बाहर निकल जाएगा, ठीक है, मतलब 1 सेकेंड को भी आप 1 करोड़ से डिवाइड कर दो, उतने टाइम के लिए नहीं होता होगा, ठीक है। तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा बच्चों, C क्लोरीन हो जाएगा, हालाइड फॉर्म में बाहर पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, OH पीछे से आएगा। आप पूछो, ध्यान दीजिएगा बच्चों,
यहां पर क्या लिखा है, दिस रिएक्शन कॉजेज इन्वर्सन इन स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट, यानी जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो रिएक्टेंट के उल्टा मिलेगा, इनवर्स मिलेगा। ठीक है, जैसे आप छाता देखे हो, छाता मेरे प्यारे बच्चों, छाता देखे हो छाता, तो आप छाता में देखना कि जब आप छाता जाते हो रेनी सीजन में और बहुत हवा चलता है तो उसमें क्या होता है, छाता उल्टा हो जाता है। या शीशे के अंदर में आप लेफ्ट हैंड दिखाओ तो शीशे के, आप ऐसे लेफ्ट हैंड दिखाओ तो शीशे के अंदर में राइट हैंड दिखेगा, उसको इन्वर्जन कहते हैं, उल्टा। ठीक है, तो इसमें भी क्या होता है, जो FN2 मैकेनिज्म होता है उसमें जो आपका प्रोडक्ट बनता है, याद रखिएगा क्या बनता है, उल्टा बनता है। यानी कि देखिएगा ध्यान से प्यारे बच्चों, एक सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर, FN2 इसको कहा जाता है शॉर्ट नेम में, FN2 को ही कहा जाता है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर। द रिएक्शन फॉलो द सेकेंड ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स मींस द रेट डिपेंड द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्शन, यानी FN2 के अंदर में दोनों रिएक्टेंट पे जो रेट होता है, यानी कि जो आपका रिएक्शन का जो रेट होता है वो दोनों रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, दोनों रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। और द रिएक्शन कॉजेज इन्वर्सन इन स्ट्रक्चर, मैंने बता दिया कि ये डायरेक्ट यहां पर अप्रोच नहीं करेगा क्योंकि ये भी नेगेटिव चार्ज है, ये भी न्यूक्लियोफिलिक है, इनके बीच में होने लगेगा रिपल्सन। ठीक है, और अगर मैं आगे बढ़ू बच्चों तो देखिए यहां पर ये कुछ इस तरीके से इसका प्रोडक्ट बन रहा है, देखिए प्रोडक्ट इसका इन्वर्जन बन रहा है, इस तरीके से प्रोडक्ट बन रहा है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, पेंटा वैलेंट स्टेज, या इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको ट्रांजिशनल स्टेज कहेंगे, ट्रांजिशनल स्टेज, हाईली अनस्टेबल। ये क्या होता है बच्चों, हाईली अनस्टेबल होता है, यानी आप 1 सेकेंड में 1 करोड़ से डिवाइड कर दो उतने समय के लिए ये नहीं रहता है, क्योंकि कार्बन 5 एटम को अपने साथ फोल्ड कर ही नहीं सकता, क्योंकि कार्बन का टेट्रा बैलेंस है, 4 से ज्यादा एटम को अपने साथ नहीं रख सकता है। तो सोचिए ये जैसे ही पीछे से अटैक करेगा ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज और है इसमें, अगर मैं एक बात कहूं तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका हाइड्रोजन है, यहां पर आपका हाइड्रोजन है, यहां पे आपका हाइड्रोजन है, यहां पे एक हाइड्रोजन है, यानी अगर मैं यहां पर मेथाइल हलाइड कहूं, मेथाइल हलाइड कहूं तो ये ज्यादा रिएक्टिव होता है SN2 मैकेनिज्म में। पूछिए क्यों, क्योंकि अगर मान लीजिए यहां पे कोई भी न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा तो सामने से अटैक नहीं करेगा, और हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होते हैं बहुत ही वीक होते हैं, ये आसानी से तोड़ के उसको सेपरेट करके अंदर चला जाएगा, पीछे चला जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही वीक होते हैं बच्चों। अगर दूसरा मैं बात करूं, ध्यान दीजिएगा, अब मैं दूसरा अगर बात करूं बच्चों, ये प्रोडक्ट है, अगर मैं दूसरा बात करूं ध्यान दीजिएगा कि जो प्राइमरी, यानी जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होता है, ठीक है, जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होता है वो इसके बाद रिएक्टिव होता है, यानी SN2 में सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव होता है, SN2 रिएक्टिविटी को अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव होता है वो मेथाइल हैलाइड होता है, उसके बाद प्राइमरी होता है, प्राइमरी अल्काइल हलाइड। ठीक है, इसके बाद ज्यादा रिएक्टिव, इसके बाद देखिए ये जो होता है ये बल्कि ग्रुप आ जाता है, R जो होता है ये बल्कि ग्रुप होता है, बल्कि का मतलब है इसमें कार्बन हाइड्रोजन है, इसके इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक, ये जो न्यूक्लियोफिलिक होते हैं उनको आसानी से ये नहीं आने देते हैं SN2 मैकेनिज्म में। SN2 मैकेनिज्म में चाहेगा कि OH जो है वो आसानी से पीछे से अटैक कर दे, इतना आसान काम नहीं है। ठीक है, मतलब इसका रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है, ना के बराबर है ही नहीं। ठीक है ना, 99.99% के केस में पॉसिबल नहीं है। तो ये जो होता है अगर देखा जाए तो ये बहुत ही कम रिएक्टिव होता है SN2 मैकेनिज्म में। ठीक है, इसको कहते हैं सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। इसमें मैं क्वेश्चन कराऊंगा, सबसे लीस्ट रिएक्टिव होता है टर्सरी अल्काइल हैलाइड, जिसमें 3 अल्काइल ग्रुप हो, यानी ये टर्सरी अल्काइल हैलाइड टर्सरी अल्काइल हैलाइड लीस्ट रिएक्टिव होता है। SN1 के अंदर में जो सबसे कम स्टेबल, देखिए सबसे ज्यादा वो स्टेबल है, अगर 3 अल्काइल ग्रुप है तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल कंपाउंड है,
ये उससे कम स्टेबल है, ये सबसे कम स्टेबल है, लेकिन सबसे कम स्टेबल जो है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है SN2 मैकेनिज्म में। लेकिन एक चीज मैं कहूं बच्चों, अगर यहां पर देखा जाए T है, यहां पे R है, यहां पर R है, यहां पर R है, यहां पे Cl है, यहां मैं यहां पर लेता हूं T है, R है, R है, R है, यहां OH है। ये दोनों कंपाउंड को ध्यान से देखिए, यानी कि Cl को हटा के ऐसा कंपाउंड पॉसिबल है, तभी ना ऐसा कंपाउंड देखने को मिलता है अपने को। ये टर्सरी अल्कोहल है, ये टर्सरी हैलाइड है, 3 डिग्री हैलाइड है, यानी ऐसा कंपाउंड पॉसिबल है। लेकिन SN2 मैकेनिज्म कह रहा है कि SN2 में ये रिएक्टिव है ही नहीं, तो इसीलिए एक और मैकेनिज्म करेंगे जिसका नाम होगा बच्चों SN1 मैकेनिज्म। SN1 मैकेनिज्म में जो कंपाउंड जितना ज्यादा स्टेबल होगा, SN1 मैकेनिज्म में उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा। जैसे समझिए, देखिए ये कितना स्टेबल है, तो ये SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो SN1 मैकेनिज्म को क्या करेगा, SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। जो लिस्ट देखिए यहां पे जो ये बहुत ही वीक बॉन्ड है, इसका देखिए ना यहां पर बहुत कम अल्काइल ग्रुप है, बहुत ज्यादा ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये सबसे कम स्ट्रॉन्ग है, इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये है, इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इससे। जितना ज्यादा अल्काइल ग्रुप बढ़ेगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ेगा। अब जो ज्यादा स्टेबल है वो SN2 मैकेनिज्म के अंदर में कम रिएक्टिव है, ठीक है। तो अब क्या करना पड़ेगा बच्चों, ये तो SN1 SN2 में बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, ये भी बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, ये रिएक्टिव है ही नहीं, ये रिएक्टिव है, ये रिएक्टिव, ये और ये रिएक्टिव नहीं है। तो इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करने के लिए कौन सा मैकेनिज्म यूज करेंगे, उसको कहते हैं SN1 मैकेनिज्म, ठीक है। अच्छा, एक चीज और है ध्यान देने वाली बात है, कुछ पॉइंट है बच्चों। देखिए इसमें सबसे ज्यादा जो स्टेबल होता है वो ये है, देन आपका ये है, देन आपका ये है, देन आपका ये है, यानी SN2 के अंदर में ये ज्यादा रिएक्टिव है। जो सबसे कम स्टेबल है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, और ये सारे के सारे रिएक्शन क्या हो जाते हैं, वन स्टेप में ही होते हैं। SN2 रिएक्शन कंप्लीट इन ओनली वन स्टेप, दैट्स ऑल, ओके। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों, कुछ पॉइंट यहां पे है। SN1, अब हम लोग SN1 मैकेनिज्म पढ़ते हैं। SN1 अब देखिए SN1 क्या होता है, S मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर। अब यूनिमॉलिक्यूलर का मतलब होता है बच्चों कि इसका जो ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स होता है वो फॉलो करता है फर्स्ट ऑर्डर को। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब ये होता है बच्चों कि इसमें दो रिएक्टेंट होंगे, एक ही रिएक्टेंट जो होगा, एक ही जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो डिपेंड करेगा एक ही रिएक्टेंट पे, और वो जो होगा वो होगा अल्काइल हैलाइड, चाहे वो प्राइमरी हो चाहे वो सेकेंडरी हो, उसी पे ये डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले हम बात क्या करेंगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। देखिए तो देखिए, follow the first order of kinetics means the rate of reaction will depend only on one reaction, that is alkyl halide। यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करता है। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब होता है, पहले ऑर्डर का मतलब होता है कि दो रिएक्टेंट हो और एक ही रिएक्टेंट पे जो रेट है, जो रिएक्शन का स्पीड है वो क्या हो रहा है, डिपेंड करता है। रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ एक ही रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा है, और वो किस पे डिपेंड कर रहा है, अल्काइल हैलाइड पे। किस नेचर का अल्काइल हैलाइड है। इट विल अटैक द प्लेस इन टू स्टेप, ये दो स्टेप में होता है। जो पहला स्टेप होता है वो स्लो स्टेप होता है, और जो स्लो स्टेप होता है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। जो फर्स्ट स्टेप होगा वो आपका स्लो स्टेप होगा और रिवर्सिबल भी होता है, और उसी को हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं। अगर वो जल्दी है, जितना जल्दी होगा उतना जल्दी आपका क्या होगा, रिएक्शन फास्ट होगा। मतलब अगर आपका SN1 मैकेनिज्म में जो आपका फर्स्ट स्टेप जितना तेजी से होगा, सेकेंड स्टेप बहुत तेजी से हो जाएगा, यानी रिएक्शन बहुत तेजी से हो जाएगा, ठीक है। दिस मैकेनिज्म वर्क ओनली द पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लाइक ROH एंड ROH H2O CH3 COOH। ये जो आपका रिएक्शन है कब पॉसिबल है, जब आपके पास पोलर प्रोटिक कंपाउंड हो। पोलर प्रोटिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जो H+ आयन देते हैं, ध्यान दीजिएगा।
देखिए इसमें क्या क्या लिखा है तो बच्चों ध्यान दीजिएगा। दिस मैकेनिज्म वर्क ओनली द पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लाइक H2O। अब हाइड्रो पानी को तोड़ेंगे तो H प्लस और OH नेगेटिव में टूटेगा, आपको H प्लस आयन दे दिया। ROH अल्कोहल को तोड़िए तो RO में टूटेगा, RO माइनस में टूट सकता है, H प्लस में टूट सकता है, H प्लस आयन दे दिया। या आप एसिटिक एसिड ले लो CH3COO नेगेटिव और H प्लस। यानी ये रिएक्शन तब पॉसिबल है जब आपके पास पोलर प्रोटिक कंपाउंड हो, यानी पोलर प्रोटिक वो कंपाउंड होता है जो H प्लस आयन इजिली दे दे। ठीक है, फिर से मैं एक बार समझा रहा हूं। SN1 का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर। इसका नाम इसलिए है क्योंकि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डिपेंड करता है सिर्फ एक रिएक्टेंट के ऊपर, और वो है अल्काइल हैलाइड। जो भी रिएक्शन डिपेंड करता है एक रिएक्टेंट पे, उसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर। क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स। और जो आप इसके अंदर में 2 स्टेप होता है, SN2 के अंदर में 1 स्टेप हो रहा था, इसके अंदर में 2 स्टेप होता है। ठीक है, तो जो फर्स्ट स्टेप होता है वो बहुत स्लो होता है और उसको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पर देखिए क्या हो रहा है। जैसे आपका यहां पर मान लीजिए कि टर्सरी अल्कोहल है, टर्सरी आपका हलाइड है, RRR है। ठीक है, और इसके पास X प्लस है, X है, या Br लेते हैं, Br। इसको आपको क्या करना है? पोलर प्रोटिक, पोलर प्रोटिक कंपाउंड में, पोलर प्रोटिक कंपाउंड में डाल देना है। जैसे ही आप पोलर प्रोटिक कंपाउंड में डालिएगा तो H प्लस आयन निकलेगा और Br को बाहर निकाल देगा, HBr बनकर बाहर निकल जाएगा। इसमें से H प्लस या H प्लस आयन देगा और HBr बाहर निकल जाएगा, HBr प्लस ये क्या बन जाएगा बच्चों? C है R, C है यहाँ पे अल्काइल ग्रुप, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप, और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। इसको स्टेप नंबर 1 कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? स्टेप 1। स्टेप 1 जो होता है वो स्लो स्टेप है, क्योंकि किसी चीज को तोड़ना इतना आसान काम नहीं है भैया। Br के बॉन्ड को तोड़ना है, Br जो है वो किसी भी टर्सरी अल्कोहल है, इतना तोड़ना आसान काम नहीं है, तोड़िएगा तो टाइम लगेगा। इसीलिए पहला स्टेप जो होता है वो स्लो होता है, और ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, यानी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ये होता है, और ये रिवर्सिबल होता है। अब आसानी से आप क्या करोगे, यहां पर आपका C है, R क्योंकि इसके ऊपर कैटायन आ गया। ठीक है, अब यहां पर कोई भी न्यूक्लियोफिलिक OH रखोगे ये तुरंत अटैक कर लेगा, और कहीं से भी अटैक कर सकता है, ये आगे पीछे कहीं से अटैक करेगा। अगर आगे से अटैक करता है, देखिएगा ध्यान से, तो यहां पे बन जाएगा, क्या हो जाएगा आपका? TRRROH। ठीक है, अगर आगे से अटैक करेगा बच्चों, आगे से भी अटैक कर सकता है। देखिएगा SN1 मैकेनिज्म में जो आपका न्यूक्लियोफिलिक होगा, क्योंकि इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, तो ये आगे से भी अटैक कर सकता है और पीछे से भी अटैक कर सकता है। तो अगर आगे से अटैक करेगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा, अगर आगे से अटैक करेगा तो ये जो आपका प्रोडक्ट मिला वो सेम पोजीशन पे मिला, तो इसको हम लोग रिटेंशन कहते हैं। जब सेम पोजीशन पे मिलता है, जब प्रोडक्ट का पोजीशन और रिएक्टेंट का पोजीशन सेम हो, तो उसको क्या कहेंगे? रिटेंशन कहेंगे। अगर अल्कोहल पीछे लगता कहीं, अगर अल्कोहल पीछे लगता, जैसे ऐसा बनता कंपाउंड, ये भी पॉसिबल कंपाउंड है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अगर यहाँ पे ये OH बनता तो इसको इन्वर्जन कह देते हैं, इन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट कह देते हैं, इन्वर्जन कह देते हैं। ठीक है, अगर रिएक्टेंट जो है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अगर सेम पोजीशन पे है तो उसको रिटेंशन कहा जाता है, और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अगर सेम पोजीशन पे नहीं है, उल्टा है, तो इसको इन्वर्जन कहा जाता है। तो बच्चों इसके अंदर में हमने यही सीखा। इसका मतलब SN1 मैकेनिज्म में जो जितना ज्यादा स्टेबल कंपाउंड है, अब सोचिए इसमें 3 अल्काइल में इससे ज्यादा स्टेबल क्या हो सकता है? जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो SN1 को फॉलो करेगा, और जो जितना ज्यादा कमजोर होगा वो SN2 को फॉलो करेगा। यानी हम ये कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, यानी यहां पे हम ये कह सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, देखिए ये हम कह सकते हैं कि यहाँ पे अल्काइल ग्रुप है, ये अल्काइल ग्रुप है, ये अल्काइल ग्रुप है, और यहाँ पे आपका हैलोजन है। ये ज्यादा रिएक्टिव होगा आपके
सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड से। ठीक है, ये आपका इसके अपेक्षा कम रिएक्टिव होगा। ठीक है, सॉरी, तो SN1 में ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, जो मोर स्टेबल होगा वो मोर रिएक्टिव होगा इन SN1 मैकेनिज्म, SN1 मैकेनिज्म में। ठीक है, तो इसमें अगर देखा जाए इस कंपाउंड को, नॉर्मली इस कंपाउंड को देखा जाए तो इसमें 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड ज्यादा स्टेबल है, तो SN1 मैकेनिज्म में सबसे ज्यादा रिएक्टिव यही होगा। SN1 मैकेनिज्म को सबसे अच्छा यही फॉलो करेगा। देन ये तो SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। ठीक है बच्चों, अब यहां पर एक क्वेश्चन दे दिया, देखिएगा ध्यान से, नोट। यहां पर देखिए डबल बॉन्ड है, यहां पर डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड का मतलब होता है बच्चों कि ये कंपाउंड को स्टेबल रखेगा। मान लीजिए यहां पर हमने क्या कर दिया, सपोज दैट यहां पर मैंने क्या किया बच्चों, यहां से कंपाउंड हटा दिया। ठीक है, तो यहां पर रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा? रेजोनेंस का मतलब क्या होता है? डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड। रेजोनेंस के कारण जो डबल बॉन्ड होगा उसका स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। वैसे भी ये डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड है, जो भी डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड होगा बच्चों ध्यान दीजिएगा, जो भी डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड होगा वो SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड है पहले से ही। जहां डबल बॉन्ड आएगा वहां पर रेजोनेंस आएगा, और डबल बॉन्ड का मतलब होता है स्टेबिलिटी ज्यादा है। मैंने कहा ना, मोर स्टेबिलिटी जिसमें रहेगा वो SN1 को फॉलो करेगा। तो आप सोचिए कि आपका अल्काइल हैलाइड, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड सबसे ज्यादा स्टेबल था, तो SN1 में सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा वो। तो सोचिए ना, ये तो भाई डबल बॉन्ड कंपाउंड है, इससे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? यानी एलाइलिक और बेंजाइलिक। बेंजाइलिक कंपाउंड किसको कहते हैं प्यारे बच्चों? मैंने पढ़ा रखा है, एलाइलिक और बेंजाइलिक। बेंजाइलिक कंपाउंड किसको कहते हैं? यानी कि इसमें कार्बन जो है और इसमें जो हैलोजन है, ध्यान दीजिएगा, ये जो हैलोजन है वो जिस कार्बन से अटैच है वो sp3 हाइब्रिडाइज है, लेकिन ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज के साथ अटैच है, sp2 हाइब्रिडाइज बेंजीन के साथ अटैच है। ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज है जिसपे हैलोजन अटैच है, लेकिन ये कार्बन एक बेंजीन के साथ अटैच है, और बेंजीन क्या होता है? sp2 हाइब्रिडाइज होता है। तो इस तरीके के कंपाउंड को बेंजाइलिक कहते हैं। एलाइलिक में क्या होता है बच्चों? एक हैलोजन होता है, वो हैलोजन कार्बन के साथ अटैच है, वो हाइड्रोजन कार्बन के साथ अटैच है, और वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है। ध्यान दीजिएगा, ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है जिसपे हैलोजन अटैच है, लेकिन ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ अटैच है, तो इसको एलाइलिक ग्रुप कहते हैं। तो जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगा, यानी कि एलाइलिक, बेंजाइलिक हैलाइड शोइंग अ हाई रिएक्टिविटी टुवर्ड रिएक्शन द कार्बोकेटाइन, और स्टेबलाइज होने के कारण, ये स्टेबलाइज किसके कारण आता है? रेजोनेंस के कारण आता है। तो मैंने कहा ना कि ये सारे के सारे SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेंगे। अगर यहाँ पे ऑप्शन में आप SN2 लिख दीजिएगा, कभी भी जितना ज्यादा स्टेबल कंपाउंड बच्चों। मेरा क्वेश्चन है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, ठीक है, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, ठीक है, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड में अल्काइल हैलाइड, उसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, तो उसमें सबसे ज्यादा SN1 मैकेनिज्म फॉलो होगा, सबसे ज्यादा SN1 रिएक्टिविटी शो करेगा वो। ठीक है, तो आप सोचिए ना, ये तो ऑलरेडी इतना स्टेबल है, डबल बॉन्डेड है मेरे प्यारे बच्चों, तो इन सब में SN1 मैकेनिज्म जो होगा वो फॉलो होगा। ठीक है, अगला है आपका, जैसे आपका द रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड आर फॉलो द सेम ऑर्डर इन द बोथ ऑफ मैकेनिज्म। जैसे आप समझिए, जानते हैं, अगर नॉर्मली बच्चों आपका CH3I है, चाहे आयोडीन है, कोई भी अल्काइल के साथ आयोडीन है, ब्रोमीन है, फ्लोरीन है, तो दोनों केस में चाहे आप SN1 लो, चाहे आप SN1 लो, चाहे आप SN2 लो, दोनों के दोनों केस में जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव हैलाइड होता है वो आयोडीन होता है, क्योंकि आयोडीन आसानी से टूटेगा। अगर पोलर प्रोटिक कंपाउंड में इसको डालेंगे तो ये आसानी से टूटेगा। और देखिए,
टूटता कंपाउंड जब हाइलाइड टूटेगा तभी तो रिएक्शन उतना जल्दी होगा। अब तो पहले ही मैंने बता दिया कि फ्लोरीन का जो हाइलाइड होता है वो सबसे स्ट्रांग होता है, देन क्लोरीन का, देन ब्रोमीन का, और आयोडीन का सबसे वीक हाइलाइड होता है। तो SN1 और SN2 दोनों अगर रिएक्शन को होना है तो दोनों रिएक्शन के लिए बॉन्ड का टूटना जरूरी है। तो उसमें सबसे वीक बॉन्ड किसका है? आयोडीन का है, तो आयोडीन सबसे पहले टूटेगा। तो दोनों के दोनों केस में जो अल्काइल आयोडाइड होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है अल्काइल ब्रोमाइड से। अल्काइल ब्रोमाइड से ज्यादा रिएक्टिव होता है, अल्काइल क्लोराइड से ज्यादा रिएक्टिव होता है अल्काइल ब्रोमाइड, और अल्काइल क्लोराइड से ज्यादा रिएक्टिव होता है अल्काइल क्लोराइड। मतलब जितना तेजी से बॉन्ड टूटेगा उतना तेजी से रिएक्शन होगा। तो बच्चों आज के डेट में हमने, आज के समय में, आज के दिन में जो टॉपिक हमने पढ़ा वो टॉपिक था आपका केमिकल रिएक्शन ऑफ हलो एल्केन। उस टॉपिक के अंदर में बच्चों हम लोग न्यूक्लियोफिलिक को बहुत अच्छे तरीके से पढ़े। न्यूक्लियोफिलिक क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होते हैं। इसके बाद मैंने बहुत सारे चार्ट में एग्जांपल्स भी बताए आपको। इसके अलावा SN1 और SN2 मैकेनिज्म बताया, ठीक है। SN1 मैकेनिज्म में मैंने बताया कि ये 2 स्टेप में होता है। जो फर्स्ट स्टेप होता है वो आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो बच्चों जहां पर भी आपको प्रॉब्लम आए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मुझसे क्वेश्चन पूछें जहां पर भी दिक्कत है। आज के लिए इतना ही। आज हमारा लेक्चर 5 कंप्लीट हुआ। लेक्चर बड़े भी हो गए हैं, बहुत बड़ा हो गया लेक्चर। तो कल हम लोग न्यू लेक्चर के साथ आएंगे, नए एनर्जी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।